हेलो एवरीवन, दिस साइड निशांत अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट। ये सीरीज जो है वो बहुत लंबी चलने वाली है। जितनी भी भारत देश में लैंडमार्क जजमेंट हो चुके हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार में 5 करा करेंगे क्योंकि ज्यादा समय मैं आपका लेना नहीं चाहता। बस थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है ये हर एग्जाम के लिए, चाहे क्लैट हो, चाहे यहां पर जुडिशियल एग्जाम्स हो, चाहे एपीओ एग्जाम्स हो, चाहे एआईबी एग्जाम हो, लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इवन जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं जहां पर केस लॉस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है वही डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लेस रेलिवेंट जजमेंट है जो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता वो कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत क्रिस्प रखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्कस करी जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं, और पहला जजमेंट जो है वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट 1985 का ये जजमेंट है, जब यहां पर भारत देश के अंदर राजीव गांधी सरकार थी। ये जब का जजमेंट है। अब मैंने सरकार का जिक्र क्यों करा? क्या यहां पर ये सरकारें भी इंपॉर्टेंट होती है जजमेंट में? नहीं, लेकिन इस जजमेंट ने यहां पर पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा चेंज करी भारत देश की, जहां पर एक अलग आंदोलन शुरू होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस जजमेंट में कहा क्या गया। मेंटेनेंस फॉर डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, यहां पर बोला गया कि जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें अधिकार दिया गया है कि मेंटेनेंस ले सकती है एक महिला अपने हस्बैंड से, चाहे उसने डाइवोर्स भी ले लिया हो, वो भी यहां पर मेंटेनेंस ले सकती है। वो एक सेकुलर प्रोविजन है, मतलब यहां पर वो हिंदूज के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो क्रिश्चियंस के ऊपर भी अप्लाई होगा, और मुस्लिम्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो पहले जो मेंटेनेंस लॉज थे मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए, तो बहुत ज्यादा रिग्रेसिव थे। यहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार था इद्दत पीरियड तक, कि इद्दत जब तक है। इद्दत पीरियड क्या होता है? अगर जब मैरिज डिसॉल्व होती है, चाहे बाय डेथ हो जाए, चाहे बाय डाइवोर्स हो जाए, उसमें कुछ समय सीमा होती है, जैसे 3 महीने या 4 महीने 10 दिन। ये समय सीमा जो है वो एक महिला को मॉर्निंग पीरियड कहलाता है, उसमें बितानी होती है, जिसमें वो रिमैरी नहीं कर सकती, उसे थोड़ा सा कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अच्छा खा नहीं सकती। एक तरीके से मॉर्निंग पीरियड वो होता है जिसमें उसे उदासीनता वाला जीवन जो है वो बिताना होता है। उसे मोर्न करना होता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, या फिर मुझे डाइवोर्स दे दिया गया, मुझे तलाक दे दिया गया। ये पीरियड जो है एक महिला को निपटाना पड़ता है। और साथ ही साथ इसके पीछे एक रीजन ये बताया जाता है कि पता चल जाए लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। जहां मान लीजिए एक महिला का डाइवोर्स हुआ और 1 महीने बाद उसने शादी कर ली, अब बच्चा पैदा होता है, तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए, बच्चा अगर 8वें महीने हो रहा है, 7.5वें महीने हो रहा है। आज की डेट में मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ गई, लेकिन ये जो कानून है, इद्दत पीरियड जो है, जो इस्लामिक लॉ के अंदर है, वो बहुत पहले से है। जब तो टेस्ट नहीं होते थे ना कि कौन एक्चुअल में, डीएनए टेस्ट नहीं होते थे कि कौन इसका यहां पर पिता है, इसी वजह से यहां पर ये पीरियड इस सेंस से भी कहा जाता है कि वो था। अब जो मुस्लिम महिला थी उसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो इद्दत पीरियड था उसी में मेंटेनेंस का अधिकार था। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़े एडवोकेट होते हैं मोहम्मद अहमद खान, और ये अपनी वाइफ को तलाक देते हैं काफी ज्यादा उम्र होने के बाद। लगभग 80 से ऊपर हो चुके थे जब ये अब तलाक देते हैं अपनी वाइफ को, और अब इनकी वाइफ भी बहुत एजेड हो चुकी थी। ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, वो कहती हैं कि क्या हमें अधिकार नहीं है, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं है सेक्शन 125 सीआरपीसी में यहां पर? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कहीं से कहीं तक भी सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, वो मेंशन नहीं करता कि सिर्फ हिंदू महिला ले सकती है। तो ये एक सेकुलर प्रोविजन है, और उसके अंदर मुस्लिम महिला भी डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस ले सकती है। अब ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? बेसिक सा केस लॉ है, क्योंकि इस केस ने यहां पर पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज करके रख दी भारत की। कैसे? 1985 में जजमेंट आता है, फिर जो मुस्लिम ग्रुप्स थे, मुस्लिम मेंस थे, उनके द्वारा प्रोटेस्ट करा जाता है कि अब हमें मेंटेनेंस जो है जीवन भर देना पड़ेगा, इस्लाम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें होती हैं। और राजीव गांधी सरकार जो है एक डिसीजन लेती है, एक एक्ट लेकर आती है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स ऑन मेंटेनेंस। यहां पर लिखा है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986, ये लेकर आती है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये पक्षपात करा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस फिर से 125 के अंदर नहीं मिलेगा, जब मिलेगा जब यहां पर कंसेंट होगी। अब ये चीज जो है मुस्लिम मैन को फेवर करती है। तो जो हिंदूवादी संगठन थे, जो हिंदू संगठन थे, वो कहने लगती है कि कांग्रेस सरकार जो है यहां कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को फेवर कर रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम्स को फेवर करने वाली सरकार है। अब ये विरोध ना हो, इसके चलते यहां पर राजीव गांधी जी जो हैं
वो अयोध्या राम मंदिर का जो केस था उसे फास्ट ट्रैक करवा देते हैं और एक ही दिन में यहां पर फैसला आ जाता है कि अयोध्या राम मंदिर के जो यहां पर विवादित ढांचा है उसके गेट खुल जाएंगे, वहां पर पूजा हो जाएगी और वो चीजें जो है नेशनल टेलीविजन पर भी टेलीकास्ट करवा दी जाती हैं। मतलब कोर्ट का जजमेंट आया और अगले ही दिन उसका एग्जीक्यूशन भी हो गया। ये चीज आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। एग्जीक्यूशन हुआ यहां पर डीडी नेशनल जो एक गवर्नमेंट चैनल था उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग होती है, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। और इसी चीज को लेकर आगे हमें दिखती है कि बीजेपी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स यथराता शुरू करती है। 1990 में बहुत अच्छी सीट्स लेकर आती है और इसी के चलते यहां पर पॉलिटिकल हिस्ट्री बदल के आती है। तो इसलिए सबसे लैंडमार्क जजमेंट अगर मैं कहूं, एक टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट भी अगर मुझे देखने हो आजादी के बाद तक, तो उसमें शाहबानो बेगम का जजमेंट जरूर होने वाला है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। अगला जजमेंट है हमारा गोलखनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लैंडमार्क जजमेंट है, 9 जजेस बेंच ने जजमेंट दिया था और इसके अंदर बोला गया था कि कोर्ट जो है, जो पार्लियामेंट है, वो यहां पर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, कुड नॉट। यहां पर बोला था कि उनके पास अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर थी, तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। इसके बाद हमारा आता है केशवचंद्र भारती जजमेंट और ये 9 जजेस बेंच ने जजमेंट दिया था। और इसके अंदर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। पहली बार कोर्ट के द्वारा यहां पर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग दी जाती है। सर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब होता है बेटा कि जिस दिन से जजमेंट हुआ है, मतलब यहां पर जो जजमेंट है 1967 का जजमेंट है, तो उससे पहले जो चीजें हो गई कोर्ट कह रहा है ठीक है, इस हिसाब से हम मान रहे हैं कि यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे आने वाली यहां पर चीजें होंगी, जो आगे आने वाले जजमेंट होंगे, आगे आने वाला लॉ होगा, वो ऐसा होगा जो पहले का लॉ था उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो जनरली जजमेंट होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। मतलब आज यहां पर कोर्ट ने कुछ कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पहले के जो जजमेंट्स थे वो भी यहां पर मान ले जाते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे पास करेगा जजमेंट है, उन्हें यहां पर रिव्यू करा जा सकता है। लेकिन यहां पर साफ साफ बोल दिया गया कि ये प्रोस्पेक्टिव, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब यहां ओवर रूल करा गया, लेकिन आज के बाद से ही ओवर रूल करा गया, पहले के जो जजमेंट है उन पे कोई फर्क नहीं आने वाला। फिर अगला जजमेंट है हमारा यहां पर नानावती, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट, यहां पर यह भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब के.एम. नानावती जो है अलग अलग केसेस की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूं मर्डर के एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है, उसमें पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो उसके ऊपर भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बोला गया, जिसमें ठीक से डिस्कस करा गया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होंगी। दूसरा के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगला जजमेंट है हमारा पावर्स ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर जो है कब पार्डन दे सकता है, कब पार्डन नहीं दे सकता, उसके ऊपर भी है। और साथ ही साथ के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक लैंडमार्क जजमेंट इस वजह से भी है क्योंकि इसके अंदर जो जूरी सिस्टम चलता था पहले, कि जज जो है वो सिर्फ एविडेंसेस वगैरह देख रहा है, लीगलिटी देख रहा है कि एविडेंस लीगल रहेगा इलीगल रहेगा, ये चीजें देखी जाती थी। लेकिन ये चीजें नहीं देखी जाती थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो जजमेंट देती थी वो देती थी जूरी डिसाइड करती थी कि यहां पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर कन्विक्ट होगा या एक्यूज्ड होगा। अब ये चीजें जो है खत्म कर दी गई, जूरी सिस्टम इस जजमेंट के बाद जो है खत्म कर दिया जाता है। और यहां लिखा था कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ नानावती फॉर मर्डर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिस्कशन ऑन गवर्नर्स पार्डनिंग पावर, कि गवर्नर जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील पड़ी हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, किसी कोर्ट में केस है, तो क्या गवर्नर वहां पर पार्डन कर सकता है? अभी ऑलरेडी सब जुडिस है मामला, तो ये चीज बोली गई कि गवर्नर यहां पर पार्डन नहीं कर सकता अगर केस जो है वो सब जुडिस है। जब सब जुडिस मतलब कोर्ट फैसला सुना दे कि ये कन्विक्ट होंगे, ये यहां पर एक्विट होंगे, उसके बाद अगर कन्विक्ट करा जाता है, इन्हें सजा दी जाती है, तो गवर्नर पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब क्या है? पार्डन का मतलब है कंप्लीट तरीके से माफी, यहां पर माफी दी जाती है। अब प्रेसिडेंट की जो माफी देने की पावर है वो आर्टिकल 72 में है, और जो हमारी यहां पर गवर्नर की पावर है वो आर्टिकल 161 में है। जो यहां पर गवर्नर की पावर है वो आर्टिकल 161 के अंदर है। बात आती है अगले जजमेंट की। हमारा अगला जजमेंट है यहां पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है केशवचंद्र भारती श्री पदगोवलगुलू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट नंबर पे कोई लैंडमार्क जजमेंट रखना हो आजादी के बाद तो ये होगा। क्यों? बहुत सारे कारण है, लेकिन यहां पर देखा जाए यहां पर देखा जाए तो पहली बार इतिहास में 13 जजेस बेंच बैठी। 13 जजेस बेंच जो है
वो यहां पर सबसे पहली बार बैठती है और आखिरी बार बैठी। आज तक अभी तक 13 जजेस बेंच किसी के कोर्ट केस में नहीं बैठी, लेकिन सबसे पहली बार बैठी थी केशवानंद भारती में, और अभी तक किसी और जजमेंट में बैठी भी नहीं। अब इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट ये क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ सब बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेट डाउन करी जाती है, जो आज भी फॉलो करी जाती है। मतलब इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो भी अमेंड कर सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान के, कुछ मूल ढांचे हैं हमारे संविधान के, वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। अब मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा अगर मैं बताऊं सिंपली कि जब देश आजादी मांग रहा था, जब लोग जो हैं देश के वो आजादी मांग रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे नॉन वायलेंस के राह पर जाकर चाहे वायलेंस पर जाकर, तो सबकी एक आइडियोलॉजी थी कि बेसिक राइट्स हमें चाहिए, कुछ अधिकार हमें ऐसे चाहिए जो देश के अंदर होने चाहिए, हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए, देश की कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वो होनी ही चाहिए, उसे फॉलो करनी चाहिए। और जब आजादी मिली, संविधान बनाया गया, तो वो कुछ बेसिक आइडियल्स पर बनाया गया। जैसे सेकुलरिज्म, एक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकुलरिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, जैसे राइट टू इक्वालिटी, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, यहां पर हम नहीं छीन सकते हैं। अगर पार्लियामेंट कल को सुबह उठ के मन करे पार्लियामेंट का, वो अमेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन कि हम यहां पर ये चीज बदल रहे हैं, आज से डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर नहीं होगी देश के अंदर। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि वो मूल ढांचा है। इन्हीं बेसिस पर आजादी मांगी गई, इसी एसेंस से हमने आजादी ली थी। और यही फर्क था शायद अंग्रेजों में और भारतीय संविधान जिन्होंने बनाया उनमें, क्योंकि उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स दिए उसके साथ साथ कुछ और भी अधिकार दिए जो गवर्निंग सिस्टम में थे कि वो रहें। और इसी जजमेंट के अंदर कोर्ट ने वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, डॉक्ट्राइन जो है वो डेवलप करी। इसके अंदर बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट चाहें उसे अमेंड कर सकते हैं, आप प्रियम्बल चाहें उसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ मूल ढांचे हैं उन्हें अमेंड नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर मूल ढांचा क्या क्या है? क्या इसी केस के अंदर बता दिया था सारा कि मूल ढांचा क्या क्या होगा? नहीं, इसी केस में ये बात आई कि आप जो है सारा मूल ढांचा में बता दीजिए कि कौन कौन सी चीजें मूल ढांचा के अंदर आएगी, वो हम मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो है लॉ जो है एक लिविंग लॉ है, यहां पर लॉ धीरे धीरे बदल रहा है, अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये मूल ढांचा होगा या नहीं होगा, हम समय के हिसाब से बताते रहेंगे कि ये चीज मूल ढांचा है या नहीं। जैसे अभी हम लैंडमार्क जजमेंट जो पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया। एल चंद्र कुमार में बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां पर सेक्युलरिज्म बोला गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे आप नहीं छीन सकते। तो कुछ चीजें, कुछ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर रखे गए, जिन्हें चाहकर पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। अगर कोई भी सरकार चाहे तो वो आकर इन्हें अमेंड नहीं कर सकती है। ये जजमेंट जो हैं वो सभी के लिए बहुत रेलिवेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी, अभी आप लॉ में हैं, एलएलबी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप एलएलबी करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलबी कर चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे क्लैट दें, चाहे पीसीएसजे दें, चाहे एपीओ एग्जाम्स दें, चाहे एआईबी दें, हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर जजमेंट की पीडीएफ भी चाहिए, आपने बता दिया, समझा दिया, लेकिन चीज़ें याद करने के लिए हमें थोड़ा सा और लिखा हुआ चाहिए होता है जो हम रिवाइज कर सके। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपली टेलीग्राम पर ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर मेरा नाम लिखना है निशंक सर। निशंक सर सर्च करेंगे और उसके बाद आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी मैं क्लासेस लेता हूं उनके नोट्स उसमें पड़ जाते हैं, साथ ही साथ जो क्लासेस लेता हूं उनका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूं टेलीग्राम के अंदर। तो सिंपली ज्वाइन करिए, क्लासेस देखिए और ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करिए। नोट्स बहुत सारे, नए लॉस के, पुराने लॉस के, जीके के, जीएस के, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के, आईपीसी के, सब सब्जेक्ट्स के यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़े हैं, कुछ सब्जेक्ट के नोट्स पढ़े हैं, पीआईएल के जैसे नोट्स पढ़े हैं। ग्रुप को ज्वाइन करें और आज के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।